समीर जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, आप स्टूडियो में भी हैं। ये दोनों ही राज्यों में आपने कहा कि दोनों ही जगहों पर टफ फाइट का सामना करना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, किस आधार पर? देखिए, अगर मैं पहले महाराष्ट्र की अगर बात करता हूं तो देखिए, महाराष्ट्र के अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ है 2024 का, उसके जो परिणाम आए और महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति 360 डिग्री घूमी है 2019 के बाद, जो पारंपरिक दल मिलकर चुनाव लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, तो शिवसेना टूट गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते थे, वो टूटी। और जो दल कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते थे या साथ में सरकार नहीं बना सकते तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर शरद बनाई जब शरद पवार साथ में हुआ, अजित पवार भी साथ में थे। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनी कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को भी साथ में ले लिया, एकनाथ शिंदे भी साथ में, अब ये सरकार बनी हुई है। इस गठबंधन का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न रहा, आप वो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों से अगर 9 सीटों पर आ जाती है, कांग्रेस जो एक सीट जीतने की स्थिति में थी, जिन्होंने 2019 में एक सीट चंद्रपुर की सीट जीती थी, वो 13 सीटों पर चली जाती है। और शरद पवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बस बारामती की सीट जीत जाएंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, वो 8 सीटें जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आ जाती है। उद्धव ठाकरे अपना नया सिंबल, नई पार्टी बनाकर नए कैडर के साथ 9 सीटों पर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जनता ने जो पार्टियों में जो टूट हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, जनता ने कैसे रिएक्ट किया उसको। महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं का आंदोलन हुआ है, उसमें ओबीसी को लेकर भी चिंता का था कि ओबीसी का आरक्षण काटकर मराठाओं को दे दिया जाएगा। छगन भुजबल ने एक अलग आवाज उठाई ओबीसी आरक्षण को लेके। मराठा इस बात से नाराज थे कि भाई मराठा मुख्यमंत्री और मराठा उप मुख्यमंत्री अजित पवार होने के बाद भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस मराठी है, इसके कारण हमें ब्राह्मण है, इसके कारण ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो मनोज जरांगे ने जिस तरीके से माहौल बनाया था बीजेपी के खिलाफ, मुझे लगता है वो जमीनी स्तर पर काम किया। अब मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा सा परिवर्तन जमीनी स्तर पर हुआ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार ने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की है, लाडला भाऊ भी, वहाँ एक योजना आ गई है, लाडली बहना के साथ लाडला भाऊ भी योजना लेकर आए, और जिस तरीके से पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी और सरकारें कोशिश कर रही है कि जो नुकसान उन्हें 2024 के चुनाव में हुआ था उसका वो भरपाई कर ले। लेकिन मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन है या जो जातिगत राजनीति है, वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल समर्थन नहीं कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आती है, क्या देवेंद्र फडणवीस को चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जाता है या बिना किसी चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ती है। अच्छा, अजित पवार की महत्वाकांक्षा ये भी नुकसान पहुंचाएगी क्या चुनाव से पहले, चाहे वो टूट के रूप में हो या फिर ये जो खींचतान होगी, अगर ऐसा हुआ कि लेट काफी देर हुई सीटों का बंटवारा, इसको लेकर के इन सब चीजों का विपरीत असर पड़ेगा क्या? देखिए, अजित पवार से जो नुकसान होना था लोकसभा चुनाव में हुआ है, लेकिन अजित पवार के बिना भी अब विधानसभा चुनाव में दोनों दल नहीं जाएंगे। अजित पवार का एक अपना आधार जरूर है, भले ही लोकसभा चुनाव में अगर वो एक सीट जीते थे, रायगढ़ की सीट सुनील तटकरे, हालांकि वो सुनील तटकरे की खुद की स्ट्रांग होल्ड सीट थी, तो वो एक सीट जीत गए थे। बाकी बारामती से उनकी पत्नी का जो सुनीता पवार हार गई थी, इसका निश्चित रूप से असर अजित पवार के क्षेत्र पर पड़ा है। और विधायकों की भी लग रहा है कि अगर अजित पवार अपनी पत्नी को अपने स्ट्रांग होल्ड से चुनाव नहीं जितवा सकते तो शरद पवार से वो बाकी क्षेत्र में कैसे जीतेंगे। तो 2 विधायकों ने तो अभी विद्रोह भी कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम शरद पवार के साथ वापस लौटेंगे, तो बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि हम 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बची हुई सीटें एकनाथ शिंदे, अजित पवार और दूसरे छोटे दलों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा भारतीय जनता पार्टी। अभी भी आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और पूरे प्रदेश के एकमात्र स्वीकार्य पार्टी, और उस पार्टी में टूट नहीं हुई है। कैडर है उसका, राष्ट्रीय संघ उसके पीछे, संघ का कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का खुद का कैडर है, तो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे जो 40 विधायक लेकर गए थे, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगर कहा जा रहा है कि 70 से 75 सीटें देगी, तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो फिर से 40 सीटें जीत सकते हैं? अजित पवार क्या जो 40 विधायक लेकर गए थे वो वापस अपने पास जीत सकते हैं क्या? ये भी एक देखने की वाली बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होने वाला है इस समय, मतलब जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है, तगड़ी फाइट है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। और मुझे लग रहा है कि अभी जातिगत समीकरण जो महाराष्ट्र के अंदर सेंटिमेंट्स को बना के रखेगा, मुझे लगता है अंतिम लड़ाई वह जीत कर लेगा। और आपने यही बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी कही, मैं वो भी समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये मेडल नुकसान पहुंचाएगा क्या बीजेपी को? देखिए, हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लंबा संकट है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि 2019 का अगर आप चुनाव देखोगे हरियाणा विधानसभा का, तो चुनाव के 10 महीने पहले जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला बनाते हैं,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिलते वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जीत जाते हैं, 15% वोट बैंक लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब 2024 का अगर चुनाव परिणाम अगर देखोगे लोकसभा का, तो दुष्यंत चौटाला 10 सीटों पर चुनाव लड़े, सब पे जमानत हो जाती है। सबसे ज्यादा वोट उनकी मदर को मिलते हैं जो कुछ 22-23 हजार थे, और सबसे कम वोट मिलते हैं फरीदाबाद में जहां 5000 वोट मिले दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। तो 5 साल सत्ता में रहने के बाद जब जिस तरह के जाटों ने हरियाणा में जो आंदोलन किया, किसान आंदोलन हुआ, जो महिला पहलवानों का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, इस पूरे मामले में जिस तरीके से चुप्पी साध ली थी दुष्यंत चौटाला ने, उससे जाट नाराज रहे। और मुझे लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला का, आप देखिए लोकसभा में 1% वोट भी नहीं मिला, 0.84% का वोट मिला हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी वोट बैंक 1% करीब रहा है। तो जाटों का पूरा वोट जिस तरीके से हुडा के साथ या कांग्रेस के साथ जुट गया है, मुझे लग रहा है कि एक बेनिफिट कांग्रेस को होने जा रहा है कि अब कांग्रेस के सामने कोई दुष्यंत चौटाला बहुत बड़ी चुनौती नहीं है या इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अब भूपेंद्र हुडा को यह करना होगा कि अगर जाटों का वोट उनके साथ जुड़ा रहता है, और अगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटें जीते जिसमें ओबीसी का वोट उनको मिला है, और 2 रिजर्व सीट उन्होंने अंबाला और सिरसा की जीती है, अगर वही ओबीसी वोट उनके साथ विधानसभा में जुड़ा रहता है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में हरियाणा में रहेगी। हालांकि हरियाणा की राजनीति में हमेशा छोटे दल और निर्दलीय विधायक भी बहुत जीत कर आते हैं, जो एक बड़ा गेम चेंजर बनते हैं। तो हुडा जी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि अगर उन्हें सत्ता बनाना है तो उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। अगर वो बहुमत से थोड़ा चूकते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो निर्दलीय विधायकों या छोटे दलों को अपने साथ जोड़ सके। ये एडवांटेज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है कि निर्दलीय और छोटे दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जैसे 2019 में दिया था। तो हुडा जी के सामने अब यह समस्या है ना कांग्रेस के सामने कि आप पूर्ण बहुमत लाओगे तो ही सरकार बना पाओगे। आप थोड़ा भी चूक गए तो भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से हरियाणा का माहौल है, कांग्रेस एक बेहतर स्थिति के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज ही आ गया है कि रंजीत चौटाला ने बोल दिया कि मैं रानिया से चुनाव लड़ूंगा, जहां से जो पहले इनके साथ जुड़े हुए निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा, उन्होंने अपने भतीजे को टिकट वहां से घोषित कर दिया है। लेकिन रंजीत चौटाला ने कहा कि वहां से मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, भले ही भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देना है दे। तो इस तरह की बात अब पार्टी के अंदर शुरू हो गई है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने अंदर विधायकों को रोक पाती है। विधायक अभी दल बदल करेंगे दोनों दलों के अंदर। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा एक कठिन चुनौती होने वाला है। अच्छा, मैं 90 में पूछूं, आप कितनी सीट देते हैं कांग्रेस को? आपका क्या जवाब होगा? देखिए, सीट का एकदम आंकड़ा देना तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2019 की अगर तुलना में करें तो कांग्रेस को एडवांटेज रहेगा। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 40 से 45 सीटों के बीच में, मतलब 45 सीटों तक जा सकती है। तो अगर आप